परमाणु मिसाइलें कहां कहां तन गई हैं। अमेरिका और रूस की परमाणु सेनाएं क्यों सज गई हैं? क्या यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और रूस के बीच जंग के शोले सुलगा दिए हैं? क्या ज़ेलेंस्की की जिद ने परमाणु जंग के चिंगारी भड़का दी है? व्हाइट हाउस में बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के खिलाफ क्या गुप्त योजना बनाई है? एक वक्त था जब अमेरिका और रूस परमाणु मिसाइलों को हटाने पर राजी थे, परमाणु बमों की तादाद कम करने की राह पर थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों की परमाणु भट्टी एक बार फिर धधक गई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी है। रूस के मिलिट्री जनरल ने तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की बात लिख दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। रूस के मिलिट्री जर्नल में दावा है कि पेंटागन रूस के परमाणु ठिकानों को चुन चुन कर स्वाहा करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रखा है। ऐसे में मिलिट्री जर्नल में लिखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी को परमाणु बम से ही खत्म किया जा सकता है। रूस की सैन्य पत्रिका में पुतिन को सलाह दी गई है कि रूस को अमेरिका पर परमाणु हमला कर एक नई रणनीतिक तैयारी करनी चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क रूस की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसके वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका की चिंता की एक वजह रूस और चीन की करीबी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि बाइडेन और ओलाफ स्कोल्ज की गुप्त बैठक का मुख्य मुद्दा ही रूस और चीन का सीक्रेट पैक्ट रहा है। चीन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि अभी ना तो अमेरिका और ना ही जर्मनी के पास इस बात के ठोस सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि चीन रूस को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि वो हालात पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रही बात परमाणु युद्ध की, तो यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों से ही परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जर्नल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा गया है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर लिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने टारगेट लॉक हैं? जवाब है अमेरिका के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे, और अगर इन ठिकानों पर बम गिरा तो क्या होगा? सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम लगा रखे हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में किर्टलैंड एयरफोर्स बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है जिसमें 1900 से अधिक परमाणु बम है।
सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत, बांगूर, वाशिंगटन। नौसेना बेस किट्सप, वाशिंगटन। नेलिस एयरफोर्स बेस, नेवादा। वारेन एयरफोर्स बेस, व्योमिंग। मॉल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस, मोंटाना। मिनोट एयरफोर्स बेस, नॉर्थ डकोटा। पेंटेक्स प्लांट, टेक्सास। बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस, लुइसियाना। विटमैन एयरफोर्स बेस, मिसौरी। सामरिक हथियार सुविधा अटलांटिक। किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस, जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट प्लान ए में रूस और अमेरिका के बीच होने वाली उस जंग की काल्पनिक झलक दिखाई गई है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्लान ए में बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वार छिड़ी तो सबसे पहले रूस कलिनिनग्राद से पोलैंड के नाटो बेस पर परमाणु हमला कर सकता है। जवाब में अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी बेस से कलिनिनग्राद पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दूसरे चरण में रूस न्यूक्लियर बॉम्बर और शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए 300 परमाणु बमों से कई नाटो बेस पर हमला करेगा। जवाब में नाटो बेस से अमेरिका 180 परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। युद्ध के इस चरण में करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। खून से सनी यूक्रेन की मिट्टी अभी और खून से नहाएगी। हाड़ मांस के इंसान टुकड़ों टुकड़ों में हवा में उछाले जाएंगे। सेना आमने सामने नहीं होगी, मिसाइलें भी नहीं चल रही होंगी, तोप के मुंह भी बंद होंगे, दंदनाती दो तरफा चलती गोलियां भी खामोश होंगी। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। यूक्रेन के आर्मी हेडक्वार्टर के भीतर, जहां सेना के टॉप कमांडर्स बैठे होते हैं, ज़ेलेंस्की के बंकर के अंदर, जिसे अभेद माना जाता है, जिसकी निगरानी डायरेक्ट पेंटागन से होती है, यूक्रेन की पनाहगाह बने सुरंगों के भीतर, जहां देश की आवाम ज़ेलेंस्की के जिद और पुतिन के परचम फहराने की ख्वाहिशों के बीच मौत के खौफ में छिपी है। कहीं भी कभी भी ज़ेलेंस्की की सेना चिथड़े चिथड़े उड़ती नजर आएगी। ज़ेलेंस्की की सेना को इतनी भयानक मौत देने की पुतिन ने क्यों सोची? इसकी डिटेल में जाने से पहले वो हथियार या कहें कि उस वायरस के बारे में आपको बता दें जो सिर्फ 90 दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना को लील जाएगा। पुतिन के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि बॉर्डर पर लड़ने के साथ साथ ज़ेलेंस्की की सेना को उसके अंदर घुसकर चोट दी जाए। इसके लिए पुतिन ने फैसला किया है कि रूस एक आत्मघाती दस्ता तैयार करेगा। पुतिन का यह आत्मघाती दस्ता अभी 90 दिनों के लिए एक्टिवेट किया गया है। जंग के कैलेंडर के पन्ने आंधी की तरह पलट रहे हैं। हर गुजरती तारीख पुतिन के लिए मुश्किलों का नया दौर लेकर आती दिख रही है। रत्ती भर भी खौफ की काली साया न ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दिखती है, न इस साया का डर बाइडेन के बयानों में दिखता है, न कीव की यात्रा में दिखता है। पुतिन युद्ध और शांति के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पुतिन को यहां से निकलने के लिए अब कुछ सरप्राइज देश को देना ही होगा। जंग लड़ना ही बड़ा काम नहीं होता है, जंग में मुल्क की आवाम के साथ मिलते रहना भी बड़ी बात होती है। लिहाजा पुतिन ने 90 दिन का एक बिल्कुल सुनियोजित लेकिन निशंस आत्मघाती प्लान तैयार किया है। इसकी डिटेल में जाए उससे पहले उन कारणों की तलाश कर लेते हैं जो जंग में सुसाइड एलिमेंट में शामिल होने का कारण बन गई है। जैसा कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बताती है, जंग जिस मोड़ पर खड़ा है, अड़ा है और अभी और दिखता बड़ा है, उसके मुताबिक पुतिन के पास विकल्पों का टोटा पड़ गया है। ये इसलिए कि यहां से पीछे लौटने का मतलब है, पहला, अमेरिका की चौधराहट को रूस की सलामी, और दूसरा ये कि रूस की जनता के सामने राष्ट्रपति पुतिन की बदनामी।
लेकिन यूक्रेन की दहकती जमीन से जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन की सेना जर्रे जर्रे के लिए जान की बाजी खेल रही है। अब पुतिन के पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ एटम बम गिराना। जिसके गिरते ही यूक्रेन ही नहीं मिटेगा, रूस भी मिटता दिखेगा। पुतिन ने जितने न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ तैनात किए हैं, अमेरिका ने उनसे ज्यादा नाटो देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड रूस की घेराबंदी के लिए तैनात किए हैं। लिहाजा एटम बम गिराने की जल्दी की कहानी को विराम देते हैं और पुतिन के उस सुसाइड दस्ते पर फोकस करते हैं जो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने अब तक का सबसे भयंकर दुश्मन बनकर खड़ा होने वाला है। अक्सर युद्ध में दो सेना लड़ती है तो सेना दो काम करती है, दुश्मन को मारती है और इसके साथ ही दुश्मन से खुद का बचाव भी करती है। लेकिन आत्मघाती सेना तो सीधे मौत चाहती है, अपनी और दुश्मन, खुद की और दुश्मन की, दोनों की। ये जंग की सबसे घिनौनी तकनीक में से एक हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव यात्रा के बाद युद्ध की दशा और दिशा तो नहीं बदली, लेकिन पुतिन के लिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। पुतिन के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। बिना इनके हल पुतिन इस युद्ध में एक हारे हुए राजा की तरह चलते रहेंगे और युद्ध आखिरकार रूस के लिए नासूर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि पुतिन इस समय तीन मोर्चों पर एक साथ एक्शन की तैयारी में है। पुतिन का एक्शन नंबर 1, यूक्रेन के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों पर हमला। और यह देश पोलैंड हो सकता है क्योंकि यहीं की सप्लाई चेन से होने वाले हथियार सप्लाई ने पुतिन को युद्ध के गम के किनारे खड़ा कर दिया है। पुतिन इसके अलावा छोटे देशों जैसे एस्टोनिया और लात्विया पर भी हमला कर नाटो को डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं। पुतिन का एक्शन नंबर 2, दूसरा, यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रोकने के लिए किसी भी तरह की हानि उठाने की तैयारी, ताकि पश्चिम देशों को यूक्रेन हथियार भेजने से रोका जा सके। पुतिन का एक्शन नंबर 3, रूस की मिलिट्री में आए ठहराव को रोका जाए और देश की जनता उनके यानी पुतिन के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताए। तो पुतिन के ब्रेन को इस वक्त पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के सांप का पानी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सर्प का जहर अब रूस में पुतिन की आर्मी लीडरशिप पर सवाल खड़े करने लगा है। इसे कुचलने के अलावा पुतिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन यह रास्ता सुसाइड बॉम्बर तैयार करने में परिणत होगा, इसकी आशंका तो कतई नहीं थी। पुतिन लंबे समय के अनुभवी योद्धा हैं। क्राइमिया युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। अमेरिका का लाउड एंड क्लियर मैसेज देख पुतिन युद्ध गाथा में अब और कुर्बानी देने की कथाएं जोड़ना नहीं चाहते। वैसे भी बर्बादी की कीमत इतनी ज्यादा है कि आने वाली 2-4 नस्लें तो इस रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत के लिए सबसे जरूरी रूस की सेना के पास समन्वय का घोर अभाव। आर्मी के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से तालमेल बिठाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। हमलावर टुकड़ी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी है। रूस की सेना हमले के लिए सालों पुरानी टैक्टिक्स अपना रही है, वो भी बिना ट्रेंड ट्रूप्स के। इस रिपोर्ट में पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच तालमेल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भिंड से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग संचालक शिक्षक नजरबंद किए गए। दरअसल बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रशासन ने इंग्लिश के शिक्षकों को नजरबंद किया है। प्रशासन ने सर्किट हाउस पर इन्हें नजरबंद किया है। 12वीं के पेपर के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए शिक्षकों को नजरबंद किया गया। प्रशासन का यह कहना है कि इनको 3 से 4 घंटे सर्किट हाउस पर बैठाया गया है।
नजरबंद किया गया। एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके चलते ये कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, भिंड में कोचिंग संचालक शिक्षक नजरबंद किए गए हैं और प्रशासन ने इंग्लिश के शिक्षकों को नजरबंद किया है ताकि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश यहां पर न रहे। दरअसल 12वीं के परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए नजरबंदी की गई है। अब इसके लिए क्या प्रशासन को कोई पूर्व सूचना मिली थी, क्या निर्देश थे या किसी तरह का शक इन्हें उन अध्यापकों पर था या किस नियम के तहत उन्हें इस तरह नजरबंद किया गया, क्या ऐसा करना उचित है, ये भी एक विषय रहेगा जानने का। और प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर गुटबाजी लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। दरअसल पूर्व अध्यक्ष खरगोन के बड़वाह में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पद के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय हाईकमान करेगा। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के जब की बताइए आप। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के जब की बताइए आप। और भोपाल से बड़ी खबर, अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। तंज कसा, कांग्रेस में अंतरकलह है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। और अरुण यादव को पता है कि 2023 में कांग्रेस नहीं आ रही है। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, राहुल देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। दरअसल जो हाल में राहुल गांधी का बयान आया था उसको लेकर उन्होंने बात कही। भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जीतू पटवारी पर गृहमंत्री ने कहा कि जीतू हमें हमारे नेता कमलनाथ है, सीएम चेहरा हाईकमान तय करेगा। और मुख्यमंत्री पौधारोपण के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी सच कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय के आगे चलता है। इंदौर ने एक और नवाचार किया है। हमने मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस देखी थी, पशुओं के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चली, लेकिन अब इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है। शहरों में सड़कों के किनारे, बगीचों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो शहर में पौधों की देखभाल करेगी, कीटनाशक का छिड़काव करेगी और कॉल आने पर ये एम्बुलेंस पौधे का उपचार करने पहुंचती है। मैं इंदौर को इस नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पेड़ भी अपने हैं, पेड़ है तो हम हैं। एक और मैं बधाई दे रहा हूं सीहोर जिले की बिल्किसगंज के वेट लिफ्टर मोहन पारासर को। उन्होंने न्यूजीलैंड में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को 2017 में 1000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था, ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक हमने वो 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं
उनका 1000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ रही। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेश में उनके उद्बोधन में कई सारे सवाल खड़े किए, देश पे भी सवाल उठाए। सर यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके फोन में पेगासस है, जासूसी की जा रही है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल में बसे हैं। अब उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अब देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो विदेश में ही जाके आलोचनाएं करो। विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, यह देश विरोधी कदम है राहुल गांधी जी, और इसलिए देश और देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। सर, कल आपने पेड़ लगाने का जन्मदिन पे आपके घर, लेकिन सच बात है कि जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन महत्वपूर्ण समय को महत्वपूर्ण कामों में खर्चा करना चाहिए। दिन भर मैं जन्मदिन मनाता रहूं तो नुकसान होगा जनता का। तो मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना दिन भर काम किया जाए। अच्छा, लोग भी परेशान होते हैं, फिर बुके, साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह सब ले लेके आते हैं, तो लोगों का समय भी क्यों खराब हो। इसलिए मैंने अपील की है, मैं मीडिया के माध्यम से फिर अपील करता हूं कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, कल भी मैं काम करूंगा। अगर आपको मुझसे स्नेह है तो आप जहां रहते हैं वहीं आसपास एक पेड़ लगा दें। उससे बड़ी शुभकामना और आशीर्वाद मेरे लिए और कोई नहीं होगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष धन्यवाद। उठाया था सर, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबको भी धन्यवाद। एडवांस में सर। आप भी लगा दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चाची जी, मैं चल जाऊं। जिन्होंने आदिवासी महिलाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया कि 1000 रुपए यदि इन महिलाओं के खाते में डाले जा रहे थे तो उसे शिवराज सिंह की सरकार ने जो शुरू करके गई थी उसे क्यों बंद किया गया। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं।